हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हमारा 15th चैप्टर चल रहा था, जो कि क्या था? सम नेचुरल फेनोमेना। ओके, कुछ नेचुरल फेनोमेनास की बात कर रहे थे, जिसमें कि बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी हमने, जैसे लाइटनिंग क्या होता है, आपका चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स को जब क्या किया जाता है, रब किया जाता है, उसके बाद आपके चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। और ये चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? विपरीत होते हैं या उल्टे होते हैं। और वो चार्जेस क्या क्या है आपके? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और वहीं दूसरा आपका क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ओके, दोनों चार्जेस का इंटरेक्शन इस प्रकार होता है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जब वो निगेटिव के सामने रखा जाएगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, या दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज दोनों प्रॉपर्टीज में आपकी पहली प्रॉपर्टी है, निकल कर आती है कि जो आपके विपरीत, उल्टे, ऑपोजिट या अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स कार्य करता है। वहीं दूसरा हम देखते हैं कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर भागते हैं। यानी पॉजिटिव के पास अगर पॉजिटिव को रखा जाएगा तो एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव से दूर भागेगा, या जब दो निगेटिव को आसपास रखा जाएगा तो वो एक दूसरे से दूर जाए। ओके, इस एग्जाम्पल को देखने से हमें क्या पता लगता है कि जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है आपके चार्जेस की, वो क्या होती है कि जब सेम या लाइक चार्जेस को क्या करते हैं? एक साथ रखते हैं, या जो सेम और लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, और दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यानी रिपल्सिव फोर्स। ओके, इतना आपने देख लिया था। साथ ही आपने क्या बोला था कि हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु ऐसी है जो आवेशित है, और उस आवेशित वस्तु से हम क्या करेंगे? अनावेशित वस्तु को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, या जो आपकी आवेशित वस्तु होती है वो अनावेशित वस्तु को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। यानी जो चार्ज है वो अनचार्ज को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। इसका रीजन हमने देखा था, क्योंकि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उस पर आपका कोई ना कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है, और जो दूसरा अनचार्ज है उसमें एटम्स होंगे, और एटम्स में आपके पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स हैं और निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आपका एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट एक चार्ज ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में आएगा तो यहां से क्या होगा? जो इस चार्ज ऑब्जेक्ट पे क्या है? चार्ज है, सपोज वो पॉजिटिव है, ये आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट है जो एटम से मिलकर के बना हुआ है, और एटम में आपके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस हैं। जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा तो हमें पता है सेम चार्जेस एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों एटम्स में है। ठीक है, अपने आप में पूरा मैटर कैसा है? आपका न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव से क्या होगा? दूर भागेगा। ओके, तो सरफेस पे आपके निगेटिव चार्ज आ जाएगा उस अनचार्ज बॉडी के, तो अभी ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। तो इस तरह से आपका जो चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज को, जिस पर पहले कोई चार्ज नहीं था, उसको अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है या आकर्षित करती है। इतना आप लोगों ने पढ़ा था। साथ ही हमने क्या कहा था कि जो चार्ज बॉडी है जिस पर आवेश है उसकी उपस्थिति का पता हम कैसे लगाएंगे? तो वो पता हम इलेक्ट्रोस्कोप से लगा रहे थे। जब भी आप लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रोस्कोप एक क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम वहां पर कितना चार्ज है वो पता करते हैं। और कैसे पता करते हैं? आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप था, ऐसे एक ग्लास जार था आपके पास, और उस ग्लास के जार में यहाँ पर इंसुलेटर लगा हुआ था। इंसुलेटर के अंदर एक कंडक्टर वायर इंसर्ट की गई थी। कंडक्टर वायर के ऊपर एक मेटल की प्लेट रखी गई थी। ये आपकी मेटल की प्लेट है। ओके, और इस मेटल की प्लेट के कांटेक्ट में किसको लाया जाता है? आपका एक चार्ज बॉडी को लाया जाता है जिस पर सपोज पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अभी आप क्या करेंगे? ये जो आपकी कंडक्टर वायर यहाँ रेड कलर की आपको दिख रही है, इस पर आप एक मेटल का या कंडक्टर की कोई लीफ लगा देंगे।
जैसे आपने गोल्ड लीफ, सिल्वर लीफ, या फिर आपने किसकी बात की थी, एल्यूमिनियम की लीफ की बात की थी, इस तरह से आप लगा देंगे। ये आपकी चार्ज बॉडी हो गई, ये अनचार्ज बॉडी हो गई, यानी इस पर आपका किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, लेकिन एटम्स तो हैं जिससे कि ये मिलकर के बनी हुई है। तो उन एटम्स में आपका क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, यानी प्रोटॉन्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अभी जब चार्ज बॉडी इसके पास में आएगी तो हमने जो पहले वाला केस पढ़ा था कि चार्ज से अनचार्ज अट्रैक्ट होती है या वहां से सेम चार्जेस भागते हैं। तो पॉजिटिव इसके पास है, जब इसके कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, लेकिन यहाँ का पॉजिटिव दूर जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर हटता है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा, सारा यहाँ आ गया, इस मेटल की प्लेट से कंडक्टर वायर के थ्रू आपका पॉजिटिव चार्ज लीफ पे आ गया। ओके, जब लीव्स पर आपके चार्जेस आ गए, अब यहाँ क्या रह गया आपका, यहाँ सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नीचे आ गया है। जैसे ही, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ऊपर से आ रहा है, लीफ जो आपकी है वो सेम एक ही टाइप के मटेरियल से बनी हुई है, या आप कह सकते हैं इस लीफ को ओपन करेंगे तो ये सिंपल एक ऐसी लीफ होगी, ठीक है, जिसको बीच से बेंड कर दिया गया है। दोनों पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है, सेम चार्ज आ गया है, तो यहाँ पर क्या कार्य करेगा, आपका रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। और जैसे ही इसको इसके पास लाएंगे, एकदम से पॉजिटिव चार्ज नीचे आएगा, जैसे ही लीफ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुरंत ही ये लीफ जो अभी इस कंडीशन में थी एक दूसरे से दूर हटेंगी, जो इस तरह से थी ये एक दूसरे से दूर हटेंगी और कुछ इस तरह का आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी लीफ जो थी वो एक दूसरे से दूर हट गई। ओके, तो ये जैसे ही दूर हटी आपको पता चल गया क्या, कि जो ये ऑब्जेक्ट है इस पर किसी न किसी प्रकार का चार्ज अवश्य है। ओके, वो आपको यहां से नहीं पता लगेगा कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, लेकिन जैसे ही मूवमेंट हुआ आपको ये पता लग गया कि वो क्या है, चार्ज ऑब्जेक्ट है जो इसके कॉन्टेक्ट में लाई जा रही है। सेम किसके केस में हो सकता है, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होता तब भी यही होता। नेगेटिव के केस में मेटल से नेगेटिव चार्ज नीचे आता, मेटल की प्लेट पर आपका पॉजिटिव चार्ज रह जाता। ओके, नेगेटिव जैसे ही नीचे आया, लीफ के दोनों जो आपके स्ट्रैंड है दोनों पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सेम चार्जेस है, तो फिर से आपकी लीफ एक दूसरे से दूर भागेगी। ओके, तो आपको जैसे ही मूवमेंट हुआ लीफ पर, आपको पता चल गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, चार्ज। ओके, इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। जिसके बाद हमने क्या कहा कि अगर मैं बेयर हैंड से या फिर अपने हाथों से इस कंडक्टर वायर जो कि क्या कर रही है, चार्ज को नीचे ले जा रही है, इसको अगर मैं टच कर लेती हूँ यहाँ से, और ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर होती है, तो जो चार्ज नीचे जा रहा था वो सारा मेरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, मेरी बॉडी अनचार्ज है। तो एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में जब चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, उसको क्या कहा जाएगा, आपका ये मेरी बॉडी है, ये क्या हो जाएगा, चार्जिंग इसको कहा जाएगा। ओके, तो क्या कहा गया, जैसे ही मैंने यहाँ पर टच किया और टच करने के बाद वो सारा चार्ज मेरी बॉडी पे आ गया, तो अभी जो ये लीव्स दूर दूर हट रही थी ये वापस इसी कंडीशन में आ जाएंगी, यानी इनमें कोई भी चार्ज अब नहीं फ्लो हो रहा है। क्यों, क्योंकि सारा चार्ज मेरी बॉडी में आ गया। अब चार्ज मेरी बॉडी से कहाँ जाएगा, अर्थ में जाएगा, और इसको आपका क्या कहा जाएगा, अर्थिंग कहा जाएगा। ओके, तो किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज का अर्थ में ट्रांसफर ही होना ही आपका क्या है, अर्थिंग है। ओके, और अर्थिंग किस लिए की जाती है, आपकी घरों में इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए एक वायर छोड़ी जाती है जिसको क्या कहा जाता है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग की वायर कहा जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, सारे चार्जेस वहां पर एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठे होंगे, तो शॉक लगने का, करंट लगने का ये सब खतरा ज्यादा रहता है, इसीलिए वहां पर अर्थिंग की जाती है। ओके, और नेचुरल जो आपका फेनोमेनल लाइटनिंग आप पढ़ते हैं, बिजली का चमकना या बिजली का गिरना, उससे बड़ी बिल्डिंग्स को या घरों को बचाने के लिए घरों के बाहर भी अर्थिंग की जाती है। इस तरह से आपके घर होंगे, इनके ऊपर एक मेटल का क्या रॉड लगा दी जाती है, जो कि क्या करेगी, चार्ज को अपना इकट्ठा करेगी और उसके बाद डायरेक्ट एक कंडक्टर वायर के थ्रू क्या कर देगी, अर्थ में डिपॉजिट कर देगी। ओके, तो यहाँ से आपकी बिजली जैसे ही गिरी, बिजली यानी चार्जेस चार्जेस यहाँ इकट्ठे हुए और कंडक्टर वायर के थ्रू अर्थ में डिपॉजिट हो गए, यही आपका क्या है, अर्थिंग है। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया था। देन हमने कहा था कि जिस लाइटनिंग की बात हम इतनी कर रहे हैं
वो एक्चुअली है क्या, तो वो क्या था, जब आपके चार्जेस आपस में मीट कर रहे थे बिटवीन क्लाउड्स, बिटवीन अर्थ एंड क्लाउड, तो वहां पर एक स्पार्क निकल रहा था और वही स्पार्क क्या है, लाइटनिंग है। इतनी चीजें हमने पढ़ी। हमने क्या बोला, क्लाउड्स पे आपके ऊपर की साइड को पॉजिटिव चार्ज होगा, नीचे आपका नेगेटिव चार्ज होगा, वहीं आपका जो अर्थ है उसके ऊपर जो एटमोस्फेयर का पार्ट है वहां पर आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो इस तरह से जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होगा या नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो उस इंटरेक्शन में क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि चार्जेस हैं तो स्पार्क की मात्रा भी ज्यादा होगी और लाइटनिंग भी आपको ज्यादा दिखाई देगी, यानी ज्यादा मात्रा में क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा। जब लाइटनिंग होती है तो बहुत ज्यादा उजाला हो जाता है, ठीक है। तो ये लाइटनिंग की प्रोसेस है, चार्ज ज्यादा है, उजाला ज्यादा हो रहा है, लाइट ज्यादा निकल रही है, साथ ही आपके साउंड की मात्रा भी जो होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, इतनी चीजें पढ़ ली थी। अभी जो लाइटनिंग हो रही है उससे बहुत ज्यादा क्या होता है, वो डेंजरस होती हैं या उनसे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, और उस नुकसान को कम करने के लिए या बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो लाइटनिंग सेफ्टी आप लोगों ने देखी थी, जिसमें आपने कहा कि लाइटनिंग के दौरान आपको जो खुले खेत वगैरह या खुली किसी जगह पर नहीं रहना चाहिए। दूसरा आपने क्या कहा, जब भी आप क्या थंडर सुनते हैं तो उस टाइम रश में एकदम से जल्दी से क्या करेंगे, सेफ प्लेस की तरफ को जाएंगे। ओके, वेट नहीं करेंगे किसी चीज का। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। जब आप सेफ प्लेस पे हैं, अगर आपने थंडर की आवाज सुन ली है, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अभी तो सब ठीक हो गया है तो मुझे जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है। उसी प्लेस पे काफी टाइम तक क्या करेंगे, रुकेंगे, जब तक कि पूरा सही ना हो जाए मौसम। ओके, नेक्स्ट, कुछ चीजें आपको करनी है, कुछ नहीं करनी है। तो जब आप बाहर होंगे तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसमें ओपन व्हीकल जितने होंगे आपके मोटर बाइक्स वगैरह, उनमें आप लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। ओपन व्हीकल से दूर रहेंगे। ओपन फील्ड अगर है, खुले खेत हैं, तो खुले खेत में आपके टॉल ट्रीज जो होंगे, बड़े बड़े ऊंचे पेड़ होंगे, तो उनका सहारा नहीं लेंगे या उनके नीचे नहीं रहेंगे। ओके, या आप क्या करेंगे, क्योंकि जो आपके टॉल ट्रीज हैं, खुला खेत है, तो टॉल ट्री अकेले ही क्या करेगा, उस जो जितना भी चार्ज वहां से निकल रहा है लाइटनिंग के दौरान, उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा या एक कंडक्टर की तरह वहां पर बिहेव करेगा। ओके, कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। आप ऐसा सोचते हैं कि लाइटनिंग से बचने के लिए आप छाते का उपयोग करेंगे तो आप सेफ हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा सुझाव नहीं है। ओके, साथ ही जब आप जंगलों में होंगे तो आप जंगलों में क्या करेंगे, घने जंगल है अगर, तो छोटे छोटे पेड़ों का सहारा ले सकते हैं, उनके बीच रह सकते हैं, लेकिन बड़े पेड़ के बीच नहीं रहेंगे, या फिर अगर खुले खेत में है तो बड़े जो ऊंचे पेड़ हैं उनसे दूर जाएंगे, उनके नीचे नहीं रहेंगे। ओके, जितने भी आपके मेटल्स के यानी धातुओं के पोल्स, खंबे होंगे, या फिर मेटल की कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, धातु का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी वस्तु होगी, तो उससे दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि धातु आपको पता है कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी सुचालक होती है, यानी वो क्या करेगी, कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे ही चार्जेस आएंगे ऊपर से या फिर चार्जेस का वहां पर क्या होगा, मीटअप होगा, इंट्रैक्शन होगा, डिस्चार्ज, वहां पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, आपको पता है, तो वो चार्जेस सारे मेटल के ऑब्जेक्ट के पास आ सकते हैं और आपको शॉक लग सकता है, तो इसलिए क्या करेंगे, दूर रहेंगे। और दूसरा, अपनी बॉडी को इस तरह से बनाएंगे कि आपका जो कवरिंग एरिया है, या आप क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया है, वो कम से कम आपकी बॉडी का हो जाए। ओके, जिससे कि क्या हो जाएगा कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाओगे लाइट के, या आपका ज्यादा एरिया उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। ओके, और आप स्मॉलेस्ट टारगेट बन जाएंगे। तो इस तरह की पोजीशन बना लेंगे जब भी लाइटनिंग होगी। अगर आप बाहर हैं, ये सब बाहर के लिए था। ओके, लेटेंगे नहीं जो आपके फील्ड पर या जमीन पर। और इस तरह से जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके भी क्या, आप नीचे नहीं रहेंगे। ओके, ये भी आपको नहीं करना है। बंद गाड़ी के नीचे आप रह सकते हैं, ओके, लेकिन ओपन व्हीकल्स जो है उनके नीचे नहीं रहेंगे।
इनसाइड द हाउस, जब आप घर के अंदर होंगे तभी आप क्या करेंगे? तो घर के अंदर जब होते हैं तो क्या क्या करना है? सबसे पहले जितनी भी आपकी कॉर्ड वाली टेलीफोन्स है उनका यूज नहीं करेंगे, या टेलीफोन की वायर अगर कहीं पर कनेक्टेड है उसको हटा देंगे। दूसरा क्या करेंगे? मोबाइल से किसी से बात करेंगे, टेलीफोन का यूज नहीं करेंगे, यानी जिनमें कॉर्ड लगी हुई है, वायर लगी हुई है, ऐसे फोन का यूज नहीं करेंगे। मोबाइल फोन का यूज सेफर ऑप्शन है टेलीफोन की तुलना में, ठीक है। साथ ही आप फोन से बात कर रहे हैं यानी मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं तो दूसरा भी आपका कॉर्डलेस फोन ही या कॉर्डलेस डिवाइस ही यूज करें, ये भी श्योर होना चाहिए, ओके। और बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, आपको नहाना नहीं है जब भी थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग कोई चल रही होगी तो तभी नहाना नहीं है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी हैं आपके घर में, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी, माइक्रोवेव, कंप्यूटर्स हो गए, जितने भी आपके सिस्टम हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको क्या कर लेंगे? अनप्लग्ड कर लेंगे या स्विचेस से हटा देंगे, अपने स्विचेस ऑफ कर लेंगे जब भी क्या हो रही होगी? लाइटनिंग हो रही, ओके। और इस तरह से गीले हाथ का प्रयोग नहीं करना है जब भी आप स्विच ऑन ऑफ करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा उसमें रहता है, ओके। क्या करेंगे? कॉर्डलेस फोन का यूज करेंगे, ऐसे टेलीफोन का यूज नहीं करेंगे, ओके। और दूसरा यहाँ से क्या करेंगे? इन तार्स को हटा लेंगे, ये सारी वायर्स जो अनप्लग्ड कर देंगे। तो इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था कि लाइटनिंग सेफ्टी में आपकी क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, ओके। अभी क्योंकि हम इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि वायर्स को हटाना है, लगाना है, और आपका क्या पढ़ा आपने? इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा, उसमें भी आपने किसकी बात की कि इसमें एक वायर लगाई जाती है, अंदर एक कंडक्टर रॉड डाली जाती है, उस कंडक्टर की बात हो रही है। अर्थिंग में आपने कहा कि कंडक्टर वायर यूज करेंगे आप, जब भी वहां एक रॉड है ऊपर मेटल की, उससे कंडक्टर वायर के थ्रू आपका जो क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है चार्ज सारा अर्थ। इतनी चीजें पढ़ ली तो एक टर्म आती है आपकी लाइटनिंग कंडक्टर्स, यानी लाइटनिंग कंडक्टर्स है क्या जिनकी इतनी बातें हो रही है, ओके। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग। लाइटनिंग कंडक्टर, अर्थिंग तो एक प्रोसेस है, अर्थिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू या जिसका उपयोग करके आप क्या कर रहे हैं? चार्जेस को डिपॉजिट कर रहे हैं अर्थ में। लेकिन उस प्रोसेस को यूज करने के लिए कोई तो आप डिवाइस, कोई तो आप यंत्र यूज करेंगे। तो लाइटनिंग कंडक्टर वही यंत्र है या वही डिवाइस है जिसके थ्रू क्या किया जाता है? अर्थिंग की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, या जो बिल्डिंग्स है उनको लाइटनिंग से बचाया जाता है, ओके। A metallic rod taller than the building is installed in the walls of the building during its construction. क्या होता है? जब भी घर बनाए जाते हैं तो उस टाइम पे घर से ऊंची एक क्या कर दी जाती है? मेटल की रॉड वहां पर बिल्ड कर दी जाती है या बनाई जाती है। जब भी घर बन रहा होता है उसी टाइम पर मेटल की वो रॉड जो घर से ऊंची होगी, ठीक है, घर से ऊपर उसकी ऊंचाई होगी, वहां पर उसको लगाया जाता है, ओके। इतनी ऊंची रॉड लगाएंगे। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड। उस मेटल की रॉड जिसका उपयोग किया जा रहा है, कंडक्टर रॉड, उसका एक सिरा क्या होगा? हवा में होगा ऊपर, ठीक है। एक सिरा उसका ऊपर हवा में होगा, और ये जो एक सिरा हवा में ऊपर होगा और दूसरा सिरा क्या होगा? जमीन में होगा, जमीन के अंदर होगा। तो समझ गए? जैसे आपका पोल होता है, कोई खंबा होता है, उसको क्या करते हैं? जमीन में आप लोग डालते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। तो उस वही खंबे को ही समझ लीजिए, ठीक है। कंडक्टर क्या है? एक पोल की तरह है जिसको बरीड कर दिया गया है अंडर द ग्राउंड, अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ की या धरती की सतह के नीचे उसको गाड़ दिया गया है, और वहां से वो खंबा ऊपर को आ रहा है, और वो इतना ऊंचा है कि बिल्डिंग से ऊंचा जा रहा है, ऊपर जा रहा है उसकी हाइट, ठीक है। तो एक सिरा हवा में हो गया, दूसरा सिरा कहाँ हो गया? अर्थ की सरफेस के नीचे, ओके। द रॉड प्रोवाइड्स इजी रोड फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। कंडक्टर रॉड जो है ये क्या करेगी? ये रास्ता बनाएगी, रास्ता यानी पाथ, ठीक है। एक मार्ग देगी किसको? जो यहाँ से बिजली गिरेगी तो चार्जेस निकलेंगे, ओके। उन चार्जेस के लिए ये एक रास्ते का काम करेगी, और इसके थ्रू आपके चार्जेस, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, वो सारा कहाँ चले जाएगा? अर्थ में चले जाएगा, ओके।
The metal columns used during construction, electrical wires and water pipes in the building also protect us to an extent, but do not touch them during a thunderstorm. ओके आपका जो क्या होता है पाइप्स वगैरह होते हैं, क्योंकि पानी भी आपका क्या होता है एक सुचालक होता है, जिसमें क्या कहते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी, और क्या होता है उसकी पाइप्स होती हैं जो कि मेटल की बनी होती है, वो भी क्या काम करती हैं आपका बचाने का काम करती हैं या लाइटनिंग कंडक्टर की तरह काम करती हैं जब क्या हो रहा होगा थंडरस्टॉर्म हो रहा होगा। तो जब भी थंडरस्टॉर्म होगा तो जब आपको बताया जा रहा था लाइटनिंग हो रही है तो आपको नहाना नहीं है, तो इसीलिए नहीं नहाना है क्योंकि आपका रनिंग वाटर जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को और चार्जेस को फ्लो होने देता है। तो उसी टाइम पर आपको क्या नहीं करना है, घरों में जितने पाइप्स वगैरह हैं उनको भी टच नहीं करना है, यानी वाटर जिनमें सप्लाई हो रहा है या फिर जिससे वो मेटल से बने हुए हैं ऐसे पाइप्स को आपको टच नहीं करना है जब भी क्या हो रहा होगा थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग हो रही है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, जिसे नाम से ही पता चल रहा है कंडक्ट करेगा, और किसको चार्जेस को कंडक्ट करेगा। ये एक रॉड होगी जो कि क्या होगी घरों में बिल्डिंग्स में उनको लाइटनिंग से बचाने के लिए लगाई जाएगी, जो कि बिल्डिंग से ऊपर उठी हुई होगी। उसकी हाइट कितनी होगी, घर से थोड़ा और ऊपर होगी। उस लाइटनिंग रॉड का एक सिरा हवा में होगा, हवा में कौन सा सिरा होगा जो आपका कहा जा रहा है बिल्डिंग से ऊपर जा रहा है, और दूसरा सिरा उसका कहाँ होगा बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के नीचे जमीन में होगा। ओके ये इस तरह से क्यों बनाई जा रही है, क्यों, क्योंकि जितना चार्जेस लाइटनिंग के दौरान ऊपर से आएगा वो सारा मेटल की रॉड क्या कर लेगी कलेक्ट कर लेगी, और उसके बाद वो सारा कहाँ चला जाएगा आपका अर्थ पे चले जाए। ओके इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी होपफुली। लाइटनिंग कंडक्टर को जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। ओके इस तरह से आपका लाइटनिंग कंडक्टर की क्या होती है, ये आपका लाइटनिंग कंडक्टर दिखा रहा है जो ग्रीन कलर का आपको इसमें दिख रहा है। ये क्या है लाइटनिंग रॉड है यहाँ पर जो कि बिल्डिंग ये हो गया। ठीक है बिल्डिंग का टॉप है जो उससे ऊपर वो जा रही है, यहाँ आपको दिख रही है। ठीक है तो ऊंची हो गई आपकी जो लाइटनिंग कंडक्टर की रॉड है वो बिल्डिंग से ऊंची है। दूसरा क्या कह रहे थे, उसका एक सिरा ये वन है फर्स्ट एंड अगर इसको बोलेंगे एक सिरा बोलेंगे तो ये कहाँ है हवा में, और दूसरा जो इसका सिरा है वो कहाँ है सेकेंड एंड जो है इसका ये कहाँ है अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के नीचे। ओके दूसरा ये पूरी कंडक्टर वायर है, यानी ये क्या करेगी आपके चार्जेस को फ्लो होने देगी। ओके चार्जेस इसमें क्या होंगे फ्लो होंगे, जब लाइटनिंग होगी वहां से चार्जेस निकलेंगे और वो सारे इस यहाँ पर एक्यूमुलेट अगर हो जाते हैं, और एक्यूमुलेट होने के बाद वो चार्जेस यहाँ से क्या करेंगे फ्लो करेंगे, और आपका इससे क्या रहेगा बिल्डिंग को कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक है अगर आपका इस तरह का सिस्टम नहीं है वहां पर ये डिवाइस नहीं है तो क्या होगा डायरेक्ट हिट करेगा आपका जो लाइटनिंग का चार्जेस होंगे वो डायरेक्ट किसको हिट करेंगे बिल्डिंग को हिट करेंगे, और बिल्डिंग को हिट करने का मतलब क्या है कि यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है किस चीज का, आपके कितने ही अप्लायंसेस घरों में होंगे बिल्डिंग्स के अंदर उनको उनकी वजह से क्या हो सकता है वो सारे डिवाइसेस खराब हो सकती हैं, जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं या फिर अप्लायंसेस हैं वो खराब हो सकते हैं। कोई इंसान अगर इसके कांटेक्ट में आ गया तो उसको भी शॉक लग सकता है, वो मर भी सकता है, और भी कई तरह के नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके बिल्डिंग आपकी गिर सकती है टूट सकती है, तो ये सारे नुकसान हो सकते हैं अगर ये अर्थिंग की डिवाइस वहां पर नहीं लगाई गई। ओके तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। अर्थिंग क्या है आपका जितना भी चार्ज है उसको जब अर्थ में डाला जा रहा है डिपॉजिट किया जा रहा है पृथ्वी में डाला जा रहा है धरती की सतह के नीचे, तो वो आपका अर्थिंग है। चार्जिंग क्या है, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जा रहा है या चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे आप क्या करते हैं मोबाइल को चार्ज करते हैं तो वो क्या हो गया आपका चार्जिंग का एक प्रोसेस। ओके तो इस तरह से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट टर्म लाइटनिंग आपने देख ली है। इस तरह से नेचुरल डिजास्टर आप पढ़ते हैं अलग अलग तरह के, जहां पर आप क्या बोलते हैं कि लाइटनिंग हमें पता नहीं चलता कि लाइटनिंग कब हो जाएगी, सिर्फ हम अंदाजा लगाते हैं कि जब बारिश हो रही होगी या वैसा कोई मौसम है तो आपको लगता है कि हाँ लाइटनिंग हो सकती है बिजली गिर सकती है। ओके लेकिन उसमें भी आप पहले से उतना अंदेशा नहीं लगा। इसी प्रकार आपका एक और टर्म आती है अर्थक्वेक यानी भूकंप। भूकंप आपका कैसे आता है,
तो भूकंप का भी अंदाजा लगाना क्या क्या है, अनिश्चित है वो चीज भी, आप बता नहीं सकते कि वो होगा या नहीं होगा। ओके, तो भूकंप कैसे होता है बताइए। आपका ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे बहुत कुछ है, पेड़ पौधे हैं आपके, ठीक है, घर भी हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, अर्थ की नीचे क्या है, जो अर्थ की सरफेस आपको दिख रही है इसके नीचे क्या है, आप कहेंगे इसके नीचे भी हम जब खुदाई करते हैं तो मिट्टी मिलती है, ठीक है, तो ये कई किलोमीटर तक तो मिट्टी होती है, फिर मिट्टी के नीचे क्या आ जाती है, चट्टानें आ जाती हैं। आप कहते हैं कि अलग अलग तरह की रॉक्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। उन रॉक्स के बाद आप क्या देखते हैं कि इस तरह की आपकी क्या होती हैं, प्लेट्स वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, कई किलोमीटर नीचे जाकर। ये क्या है, आपकी प्लेट्स हैं अर्थ के नीचे। हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, और वो क्या करती है, घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। अर्थ के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा हलचल है। हलचल का मतलब क्या है, वहां मूवमेंट होता रहता है कंटिन्यूअसली। ओके, उस मूवमेंट की मात्रा कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। अब आप कह रहे हैं कि हर पल वहां पर प्रत्येक क्षण प्रति सेकंड वहां पर हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रहा है कुछ ना कुछ, तो उसकी वजह से वहां पर क्या नहीं हो रहे हैं, आपके ये प्लेट्स स्थिर अवस्था में नहीं है, यानी इनके बीच में भी क्या हो रहा होगा, मूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है, ये प्लेटें आपस में खिसक रही हैं। जब यहाँ ये प्लेटें खिसकेंगी, नीचे से आप किसी प्लेट को खिसकाएंगे तो ऊपर भी कोई ना कोई हलचल होगी, ठीक है, इसी को आप क्या कहते हैं, भूकंप। भूकंप का मतलब ही क्या होता है, भूकंप, यानी भू का कांपना, यानी भू क्या होती है आपके अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी का कांपना। पृथ्वी कब कांपती है, जब यहाँ अंदर कोई हलचल होगी तो बाहर भी वो हलचल दिखाई देगी, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे, वही आपका भूकंप है। आप कह रहे हैं कि प्रति सेकंड आपका चूंकि अंदर मूवमेंट चल रहा है, पर उसकी मात्रा कभी कम और कभी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो कम, तो बार बार मूवमेंट हो रहा है तो वो हमें इतना पता नहीं चलता, अगर थोड़ी बहुत हलचल हो रही है अंदर तो ऊपर अर्थ की सरफेस पे उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इतना हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हम भी मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो वो हमें उतना फील नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ये प्लेटें इतनी भयानक तरीके से खिसकती हैं कि अर्थ की सरफेस को बहुत अच्छे से पता लगता है कि अंदर क्या हो रहा है, और उसकी वजह से आपका ये पेड़ टूट सकते हैं, ये बिल्डिंग्स भी गिर सकती है। वही क्या होता है, आपका अर्थक्वेक यानी भूकंप होता है, जिसको आप क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो कभी कभी आप क्या देखते हैं कि दूर किसी जगह पे, दूसरी कंट्री में, आप बोलते हैं कि वहां पर भूकंप का क्या था, सेंटर था, मतलब उस पार्ट में, अर्थ के उस पार्ट में अगर यहाँ पर ये प्लेट खिसकेगी तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा पता चलेगा, सबसे ज्यादा नुकसान होगा यहाँ पर, सबसे ज्यादा हलचल इस वाली सतह पर होगी। धीरे धीरे उसकी क्या हो जाती है, इंटेंसिटी, या आप क्या कहेंगे, कम होती जाएगी उसकी तीव्रता। तो कम होती जाएगी तो यहाँ किसी कॉर्नर पे जो होगा उसको बहुत कम फील होगी ये चीज, ठीक है। तो जहां पर सेंटर होगा उसका, यानी जहां पर मूवमेंट हुआ होगा प्लेट्स के बीच में, उस पार्ट पर अर्थ के बहुत तेज हलचल होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कभी कभी भूकंप फील नहीं होता है, लेकिन जब हम न्यूज वगैरह देखते हैं तो किसी दूसरी जगह पर उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है और लोगों को पता चलता है कि वहां पर भूकंप आया था। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि अर्थ की सरफेस के नीचे उस वाले पार्ट पर ही क्या हुआ था, प्लेटें आपस में खिसकी थी। तो भूकंप क्या हो गया, आपकी धरती का कांपना जो है, या आप क्या कहेंगे, जो धरती की सरफेस के ऊपर जितना क्या हुआ, हलचल हुई या मूवमेंट हुआ, वही आपका क्या है, अर्थक्वेक है, भूकंप है।
लेकिन वो भूकंप किस वजह से हुआ? धरती के नीचे जितनी प्लेटें हैं जब वो आपस में क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं या फिर क्या कर रही हैं, खिसक रही हैं, उनमें किसी प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से अर्थ की सरफेस के ऊपर भी क्या हो रही है, किसी ना किसी प्रकार की हलचल हो रही है या धरती क्या कर रही है, हिल रही है, उसकी वजह से क्या आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। और इसका पता नहीं लगाया जा सकता कि कभी आपका अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है। पता नहीं कर सकते हैं कि अर्थ की सरफेस के नीचे कब कौन सी प्लेट खिसक जाएगी और कब आपका क्या होगा, किस स्थान पर भूकंप आए। इतनी चीजें होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी कि भूकंप आपका क्या है, किस प्रकार से आ रहा है। इससे आपके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, जैसे आपकी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, भूकंप से ढह जाती हैं, गिर जाती हैं। बाढ़ भी भूकंप से आती है, कि कैसे आ सकती है, कोई बांध टूट गया अगर भूकंप आने से, तो वहां पर वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, बांध टूट जाएगा। बांध में क्या होता है, आपका पानी को रोका रहता है, ये पानी होता है बांध के अंदर, ठीक है। और ये किसी न किसी उद्देश्य के लिए रोका जाता है, वहां पे बिजली बना रहे होंगे या फिर कोई और काम करना होगा, उसके लिए पानी को रोका गया होगा। भूकंप आएगा अर्थ की सरफेस के नीचे, तो ये बांध का जो क्या है एरिया है, वहां पर भी हलचल होगी। आपका बांध यहाँ से टूट गया अगर, तो सारा पानी फ्लो हो जाएगा, जिससे कि उसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ओके, तो आप क्या कहेंगे कि भूकंप की वजह से क्या हो रहा है, आपका बाढ़ आ रही है। दूसरा, भूस्खलन हो सकता है, किसी क्षेत्र में अगर भूकंप आया, ओके, यहाँ अगर भूकंप आया तो इसके ऊपर का जो पार्ट है अर्थ की सतह पर, वहां पे स्खलन हो सकता है, यानी कि वहां से मिट्टी या पर्वत टूट के गिर सकते हैं, तो भूस्खलन का कारण भी हो गया भूकंप। तो इस तरह से रोड्स आपकी टूट सकती हैं भूकंप से। घर आपके ऑलरेडी हम बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनको नुकसान हो रहा है, यानी अर्थ की सरफेस में बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगर भूकंप की तीव्रता ज्यादा है। जिस तीव्रता की बात हम कर रहे हैं उसको किसमें मेजर किया जाएगा, तो रिक्टर स्केल में उसको मेजर किया जाता है, उसकी यूनिट में बताया जाता है कि इतने रिक्टर का भूकंप आया है, तो आपको पता चलता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है या वो कितना ज्यादा तीव्र था, उससे नुकसान कितना हुआ होगा, इसका अंदेशा आप लगा सकते। ओके, तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। भूकंप के बारे में जितना हमने अभी ओवरव्यू लिया है वो आपको समझ आ गया होगा। लाइटनिंग कंडक्टर हमने इस सेशन में पढ़ा, वो आपको समझ आया होगा, और बाकी हमने चैप्टर का रिवीजन किया था, वो भी आपको होपफुली समझ आ गया होगा। इस भूकंप को हम आगे के सेशन में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जहां पर इससे कितने और नुकसान हो सकते हैं और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, वो हम देखेंगे। किसी बच्चे का कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो वो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।